इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेनली आपसे दो बातें। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अब आपने अपने क्लास 11th के एग्ज़ाम दे दिए हैं और अब आप अपने क्लास 12th में जस्ट एंटर कर चुके हैं। आप में से कुछ बच्चों के शायद स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुके होंगे, तो किस तरह की ईयरली अप्रोच अब आपको रखनी चाहिए, या आपके अगर मन में ये सवाल है कि मैं कैसे करूं इस साल ऐसी तैयारी कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, तो उस बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप 7 आवर्स का एक स्टडी टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो किस तरह से वो बना सकते हैं और उसमें किस तरह कब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले वीडियो शुरू करता हूँ और आपको मैं अगर ये बोलूँ कि हम अप्रोच की अगर बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझें, तो आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश, अकाउंट्स, जिनके पास मैथ्स है तो वो मैथ्स पढ़ते होंगे, या जिनके पास कोई अदर सब्जेक्ट है आईपी या पीई या जो भी, वो पढ़ते होंगे। देन इकोनॉमिक्स और देन बिजनेस स्टडीज़। तो हर सब्जेक्ट की एक रिक्वायरमेंट है और उसी हिसाब से आपको उसको अप्रोच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो क्लास 12 के अंदर आपकी इंग्लिश है उसमें आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चीज़ें समझ रखी हैं और थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यानी कि इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगा आपके लिए किस तरह से आप फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस, बस इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इंग्लिश के लिए आपके जो इंग्लिश टीचर्स हैं, या अगर आप इंग्लिश की कोई कोचिंग या ट्यूशन जाते हैं, वो आपको और बेहतर इस पर गाइड कर देंगे। हाँ, प्रैक्टिस मस्ट इंग्लिश के लिए भी, उसको पूरी तरह से इग्नोर मत करना, चाहे हफ्ते में या 15 दिन में एक बार करना, लेकिन जिस बार करो एक बार तो कोशिश करना 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे एक स्ट्रेच में प्रैक्टिस के साथ इंग्लिश को ज़रूर कवर करना। अब दूसरा सब्जेक्ट अकाउंट्स, सबसे बड़ा सब्जेक्ट, ज़्यादातर बच्चों के लिए सबसे मुसीबत भरा सब्जेक्ट भी, कि सर अकाउंट्स का इतना सारा सिलेबस है, 12th में तो हमारी 3 बुक्स हैं, जिन्होंने देख लिया होगा, इतने सारे चैप्टर्स हैं, अब हम कैसे करेंगे। तो देखो, अकाउंट्स में अगर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड्स के अंदर, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप स्टार्टिंग से रेगुलर स्टडी करेंगे, क्योंकि जितना फोकस होकर आप अभी चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे और लिख कर करेंगे, उतना ही वो आगे एग्ज़ाम में आपको याद रहेंगी और फ़ायदा देंगी। अकाउंट्स में बच्चे मेजरली क्या मिस्टेक्स करते हैं कि साल की स्टार्टिंग में थ्योरी छोड़ दी या प्रैक्टिस लिख कर नहीं करी, सोचा समझ में तो आ ही रहा है, हम कर लेंगे एग्ज़ाम में, और फिर वो लैक ऑफ प्रैक्टिस एग्ज़ाम में इतनी हावी हो जाती है कि अंत तक अकाउंट्स आपको फिर परेशान करेगा। तो अकाउंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि अप्रोच में किस बात को ध्यान रखना है, वो है रेगुलर प्रैक्टिस। यानी कि ऐसा डिसिप्लिन आपको रखना है कि अगर कसम खा लिए कि रोज़ अकाउंट्स पढ़ना है, चाहे 1 घंटा, तो पढ़ना है। फिर उसमें कोई बहाना नहीं कि आज तो शादी हो है घर में, आज मैं खेलने जा रहा हूँ, आज ये मस्ती वो मस्ती, नहीं। ये तो रेगुलर प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। हाँ, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ तो आप ध्यान रखना बच्चों, अकाउंट्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना, कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है एक बार कोई चीज़ समझो तो उसको पूरे इन एंड आउट तरीके से समझ लो, उसके डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट समझ आने चाहिए आपको, उसमें वो चीज़ क्यों हो रही है, वाई, वो समझना इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी किताब से आए, कैसा भी आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अकाउंट्स में अपनी आपको ये अप्रोच रखनी है। देन उसके बाद आता है आपका मैथ्स। मैथ्स को लेकर देखो बच्चों, आपको एक चीज़ जो अकाउंट्स में है वही इसमें ध्यान रखनी है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, रेगुलर प्रैक्टिस, सेम चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और दूसरा, ऑब्वियसली आप जानते हो कि मैथ्स के अंदर फॉर्मूलों का बहुत रोल है, तो आप कोशिश करो अपने फॉर्मूला की एक कॉपी अलग से बना लो जिसमें सिर्फ आप फॉर्मूले लिखो। देन रेगुलर प्रैक्टिस तो आपको मैथ्स में करनी ही है, लेकिन मैथ्स में एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप करो, जब आप थोड़ा सा कोर्स पढ़ना शुरू करोगे, चैप्टर्स पढ़ने शुरू करोगे, हर चैप्टर में मैथ्स के अंदर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स लगती है, जो फॉर्मूले से थोड़ा सा कई बार हटके होते हैं, या जिन पर आप बेसिक वो वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते जो बाकी सवालों में चल रहे हैं। उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना और उनको अभी से अपनी बुक्स में, अपने रजिस्टर में मार्क करते चलना। यानी कि मैथ्स के अंदर आपको एक फॉर्मूला कॉपी अलग बनानी है, रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी ही है, वो तो बात मतलब मैं वैसे ही लिख देता हूँ, और फोकस करना है आपके जो कुछ थोड़े से स्टार या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उन पर, क्योंकि एग्ज़ाम में वही ज़्यादातर आते भी हैं। तो मैथ्स के लिए आप ईयरली इस बात को ज़रूर ध्यान रखना, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना। इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी, ये दोनों कंपैरेटिवली छोटे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं पहले इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसके अंदर, क्योंकि आप जानते हो आपके 2 पोर्शन होंगे, एक होगा मैक्रो का और एक होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडियन इको का।
अब मैक्रो जो है वो है मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपको समझना ज़्यादा है, रटने की बातें बहुत कम है, लिमिटेड है। आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, ईजिली अपनी लैंग्वेज भी बन जाती है। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपका मेन काम है लर्निंग का, और लर्निंग करने से ही मार्क्स नहीं आएंगे। एंड राइटिंग, लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो साल के स्टार्टिंग से ही इस बात का ध्यान रखना कि कैसे इकोनॉमिक्स में मैक्रो पोर्शन में अंडरस्टैंडिंग का रोल ज़्यादा है और इंडियन इको में आपका राइटिंग का रोल ज़्यादा है, लर्निंग का रोल ज़्यादा है, उसी हिसाब से उसको फोकस करना। और इसमें रेगुलर अगर आप नहीं भी होते इको में, बट कोशिश करना हफ्ते में 3 दिन इसको ज़रूर डिवोट करो, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट स्कोरिंग है और अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी लगता है बहुत से बच्चों को, तो हफ्ते में 3 दिन इसको ज़रूर पढ़ना। एंड सेम गोज़ फॉर BST, बिजनेस स्टडीज़, यानी कि उसमें आप इसको मान सकते हो इंडियन इको की तरह ही लर्निंग का रोल ज़्यादा है। लेकिन हाँ, बुक से पूरा हार्डकोर रटने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन पॉइंट्स रट सकते हो, उसको समझ सकते हो, अंदर की लैंग्वेज अपनी बना सकते हो। लेकिन BST में कुछ एडिड चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। आप इसमें फ्लो चार्ट्स का, कार्टून्स का, इन सब चीज़ों का प्रेजेंटेशन ज़रूर रखना, या जितना हो सके उतना रखना, उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। तो BST के लिए भी जब आप साल भर पढ़ाई करो, अपने एनुअल प्लानर को दैन में रख कर पढ़ाई करो, तो आप कोशिश करना हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन इसको ज़रूर दे देना, क्योंकि ईजी तो है ही है, छोटा भी है, लेकिन 2 दिन हफ्ते में ज़रूर देना, सो दैट आप कुछ चीज़ें इसकी अच्छे से पढ़ो। और इसके लिए आप आराम से अंडरस्टैंडिंग लेना, पहले चीज़ें समझ लेना, और लिखकर हफ्ते में या 15 दिन में एक बार देखना कि आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को, आंसर्स को लिख पा रहे हो कि नहीं। तो BST भी इट्स सेम लाइक मोर ऑफ इंडियन इको, क्योंकि ये थ्योरी है। ये तो हो गई आपके सब्जेक्ट्स की कहानी। अब 7 घंटे का एक स्टडी शेड्यूल जो है, अगर आपको वो फॉलो करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक ब्रीफ बनाया है जो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपको एक 7 घंटे का मैं स्टडी रूटीन बताऊं, जो मैंने कोशिश करा बनाने की मेरे हिसाब से, बाकी आप उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं डेविएट, कि अगर आप 6 बजे सुबह उठने का अपना समय रखते हैं, तो उसके बाद आपने 30 मिनट्स अपना बाकी मॉर्निंग रूटीन में लगाए। सुबह का आधा घंटा आप रखो सिर्फ एक रिवीजन का, यानी कि रिवीजन किस चीज़ का, मान लो आपका उस दिन स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट है, या आपने रात को कोई बड़ी पढ़ाई करी थी, उसको रिवाइज कर लिया, तो सुबह का जो आधा घंटा है वो बहुत कम होता है कुछ नया पढ़ने के लिए, तो वो टाइम आपको रिवीजन के लिए रखना है। या आपने पिछले दिन जो भी पढ़ाई करी उसको क्विकली रिवाइज करना हो, तो वो सुबह के आधे घंटे में करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप स्कूल जाने से पहले एटलीस्ट माइंड को कुछ तो फीड दे चुके होंगे, और ये आधा घंटा पूरे साल भर जब आप दोगे, आधा घंटा, यही डिफरेंस क्रिएट कर देगा। उसके बाद जो पूरा आपका टाइम है 7 बजे, उसके बाद स्कूल जाने की तैयारी करना, स्कूल पहुंच गए, स्कूल से घर आ गए, घर आके लंच करोगे, रेस्ट करोगे, तो मैंने मान लिया वो 4 बजे तक का टाइम तो आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब आपको जो पहला, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपका ट्यूशन का टाइम होगा, नहीं तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या अगर आप मेरे साथ यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आप 4 बजे से 7 बजे तक मोटा मोटा मान लो ये 3 घंटे का पहला स्टडी सेशन आपको रखना है अपने लिए। ट्यूशन का टाइम है तो वेल एंड गुड, अपनी स्टडी कर रहे हो तो भी। और इन 4 से 7 के इस स्टडी सेशन के अंदर अगर आप ट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे पढ़ोगे। तो उसमें आपका नोटिंग का टाइम आ गया, लर्निंग का टाइम आ गया, जो भी आप मतलब कंटेंट देख रहे हो, सीख रहे हो। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, अगला स्टडी स्लॉट आप 2 घंटे का देने की कोशिश करो। मैंने 7:30 से 9:30 लिखा है, हो सकता है आप ना दे पाओ, आपका डिनर का टाइम थोड़ा उससे पहले आ जाए या बीच में आ जाए, जो भी है आप उसको 1.5 आवर भी कर सकते हो। लेकिन एक स्टडी शेड्यूल जो है वो आपका बिफोर डिनर बनना चाहिए। उसमें आप कोशिश करो अपना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने की, जैसे अकाउंट्स और मैथ्स। और फिर उसके बाद डिनर के बाद जो रात का आपका 2 घंटे का मैंने स्लॉट रखा है, या आप उसको 1.5 आवर्स भी मान लो शुरू में, तो उसमें आप अपना कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट रोटेशनल बेसिस पर रख सकते हो कि एक दिन आपने इंग्लिश कर लिया, अगले 2 दिन मान लेते BST कर लिया, अगले 2 दिन आपने इकोनॉमिक्स कर लिया। इस तरह से आप उसको रोटेट कर सकते हो। फिर अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो आप 6 से 6:30 या 6:30 से 7 जो आधा घंटा रिवाइज करोगे, तो आप उस थ्योरी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो आप एटलीस्ट स्टार्टिंग में इस तरह का टाइम टेबल एक बार फॉलो करके देखो, तो आपको खुद पता लगेगा कि इसमें आपको थोड़ा सा मतलब टाइम मिल रहा है या क्या दिक्कत आ रही है, और फिर उसके आगे आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाओगे। तो ये बच्चों मैंने कोशिश करी थी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको एक बेसिक माइंड फ्रेमवर्क दे सकूं कि कैसे अप्रोच करना है। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, टाइम टेबल भी, और कैसे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आप हर सब्जेक्ट को रट नहीं सकते, हर सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ सकते, हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है,
उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। आपके क्लास 12 की जो ये नई जर्नी है 23-24 की बहुत अच्छी रहे, और बिल्कुल दिल से यही कामना है कि हर बच्चा अपना बेस्ट से बेस्ट स्कोर लेकर आए, और लेकर भी आएगा, मुझे पूरी उम्मीद भी है और पूरी आपके साथ भरोसा भी है। बाकी मुलाकात करेंगे बच्चों आपके साथ अगली ही ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना और मज़े से रहना, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना परिवार के साथ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।